नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका ग्रोथमोट यूपीएससी के सनदी सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण ऐसी विशेष श्रृंखला जो मात्र और मात्र आर्थिक सर्वेक्षण के अध्ययन को समर्पित है। आज उसके 13वें उपाख्यान में हम लोग खड़े हैं और इसके तहत हम चैप्टर 3 वॉल्यूम 2 यानी कि एक्सटर्नल सेक्टर्स को देखेंगे। जो आज ग्लोबलाइजेशन का जमाना है और इस ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में जो यह सेक्टर है, बाह्य सेक्टर या एक्सटर्नल सेक्टर, इनकी जो महत्वता है वो बहुत ही बढ़ जाती है। देखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे ने एक डिटेल्ड एनालिसिस दिया है हमें, प्लस अलग अलग जो हमारे अकाउंट्स होते हैं इन रिलेशन टू एक्सटर्नल सेक्टर, उनका भी यहाँ हमें बहुत ही अच्छा, बहुत ही सविस्तार लेखा जोखा मिला है। ओवरव्यू के तहत यह चैप्टर को देखना है, मगर आज की जो चर्चा है वो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि अपने आप में चैप्टर महत्वपूर्ण है। प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ माहितियों के ढेर है, मेंस की दृष्टि से भी यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वहीं जो इंटरव्यू है उसमें भी काफ़ी अंश इस चैप्टर के हमें काम आ सकते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जो है देखेंगे, सविस्तर इसकी चर्चा करेंगे। कवर आपको दृश्यमान है इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 लेक्चर 13 वॉल्यूम 2 और चैप्टर 3 है जिसका नाम है एक्सटर्नल सेक्टर्स। चाहे जो कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, प्रति प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये महत्वपूर्ण है। इसकी जो गहराई है वो बढ़ती है, कम होती है। समझ लीजिए कि जो क्लास 3 लेवल की जो एग्जाम है वहाँ बहुत ही बेसिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मगर बेस इकोनॉमिक सर्वे ही रहता है। क्लास 2 में, क्लास 1 में, यूपीएससी की संधि सेवा की परीक्षाओं में इसकी गहराई जो है वो बढ़ जाती है, मगर इसका बेस इकोनॉमिक सर्वे ही रहता है। तो ओवरऑल एक यहाँ ओवरव्यू लेंगे और लगभग आपके सामान्य अध्ययन के अर्थशास्त्र का जो सब्जेक्ट है उसके तहत जो कोई बातें पूछी जा सकती है उसको हम लोग यहाँ कवर करेंगे। एक बात है, अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है तो आपको इस मटेरियल या इस दस्तावेज को आपको बहुत ही गहराई से पढ़ना पड़ेगा, सविस्तर पढ़ना पड़ेगा। मगर एक ओवरव्यू लेने के लिए, एक आइडिया लेने के लिए हम लोग यहाँ जो बात करते हैं वो इनफ है। आज इस चैप्टर के ऊपर पूरी चर्चा करनी है, इसका पूरा विहंगावलोकन करना है। देखिए, ये वॉल्यूम 2 का कवर है जो आपको दृश्यमान है, प्लस यहाँ यह चैप्टर से मैं आज संबंध है एक्सटर्नल सेक्टर्स। ठीक है, मैंने यहाँ आपके लिए ये चैप्टर क्लासिफाई कर दिया है कुछ बिंदुओं में। प्रति बिंदु में हम 2-2, 3-3 मुद्दे देखेंगे, समझने का, जानने का प्रयास करेंगे। We will go through it first of all. After that, we will be doing detailed discussion each of them. सबसे प्रथम ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, यानी कि वैश्विक क्या परिस्थिति है, वैश्विक आर्थिक परिस्थिति क्या है, कैसा पर्यावरण है इस कोरोना महामारी के तहत। दूसरा, डेवलपमेंट इन इंडियाज बीओपी, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। जैसे हमें मालूम है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लेखा जोखा है, तो यहाँ उसको देखेंगे। भारत की परिस्थिति देखेंगे, विश्व की परिस्थिति देखेंगे, आज एक्सपोर्ट इंपोर्ट की क्या है। उसके बाद एक्सटर्नल डेट थियरीज, एक्सटर्नल डेट उसके साथ जीडीपी का क्या ताल्लुक है, भारत की क्या परिस्थिति है, कौन कौन सी नई थियरीज है उसको देखेंगे, यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। मगर हाँ, सारी बातें जो है उनका बेस इकोनॉमिक सर्वे ही रहेगा, सर्वे से बाहर हम लोग यहाँ आज नहीं जाएंगे। उसके बाद इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, ऐसे संकट भरे समय में एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, हमारी जीडीपी को रिवाइव करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं उनको यहाँ देखेंगे, जानेंगे। इंडियाज एंगेजमेंट विद डब्ल्यूटीओ के साथ भारत का क्या नाता है और आगे चलकर कैसे डब्ल्यूटीओ का जो ढांचा है वो भारत के लिए अनुकूल हो सकता है, उसकी यहाँ कुछ चर्चा होगी और आगे है वे फॉरवर्ड। मूलभूत हमें यह 5 मुद्दे देखने हैं। सबसे प्रथम हम लोग उसमें शुरुआत करेंगे ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से। देखिए, ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पेज है और इसके बाद यह पूरा एक डिटेल्ड एनालिसिस के तौर पर यह पूरा चैप्टर दिया गया है, जो कि मैंने आपको यहाँ इस फॉर्म में आपके सामने रखा है। प्रति बिंदु में 2-2, 3-3 मुद्दे देखने हैं, जो आगे हम लोग उसको क्लासिफाई करते जाएंगे। सबसे प्रथम ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, वैश्विक आर्थिक पर्यावरण जो है, या आप कह लीजिए वातावरण है, वो कैसा है देखेंगे। देखिए, यहाँ एक ग्राफ है आपके सामने जिसमें जो बार डायग्राम है ब्लू कलर का, ये हमें वर्ल्ड आउटपुट दिखाता है। दिस इज वर्ल्ड आउटपुट। रेड जो आपको रेखा दिख रही है वो वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की है, और जो आपको ग्रीनिश डॉटेड लाइन दिख रही है वो है मर्केंडाइज ट्रेड की।
या मर्चेंडाइज ट्रेड की। देखिए मर्चेंडाइज ट्रेड आपने काफ़ी सारी जगह पर ये शब्द सुना होगा, थोड़ा भारी शब्द है मगर घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल है। जो टेंजिबल चीज़ें हैं यानी कि जो गुड्स है, जो कमोडिटीज़ है, जिनको छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, जिनको महसूस किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें जो है वो मर्केंडाइज में आएंगी। यानी कि अगर आपको मैं बोलूँ कि मर्केंडाइज एक्सपोर्ट, तो आपको सारी एक्सपोर्ट्स याद रखनी है अपार्ट सर्विसेज। जो सर्विसेज एक्सपोर्ट हुई है वो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स में आएगी नहीं, क्योंकि मर्केंडाइज इज ऑल अबाउट टेंजिबिलिटी, ऑल अबाउट फिजिकलिटी। तो वो एक फंडामेंटल डिफरेंस है जो आगे आपको याद रखना है। इस जो है चैप्टर में या इस उपाख्यान में भी हम काफ़ी सारी बार इसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए ओवरऑल अगर आप देखें तो 2020 में हमें एक फॉल देखने को मिलता है। देखिए फिर बाद में यहाँ से धीरे धीरे रिकवरी जो है वो शुरू हो गई 2020 के थर्ड फोर्थ क्वार्टर से, फिनेंशियल ईयर 2021 के थर्ड फोर्थ क्वार्टर से। तो ये एक अपने आप में पूरे विश्व के लिए एक सकारात्मक बाबत है। इट इज़ अ पॉजिटिव साइन, इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। इसके साथ ही भारत की इकोनॉमी भी ऐसे रिवाइव कर सकेगी, तो आपको वर्ल्ड में भी ये वी शेप्ड रिकवरी का जो ट्रेंड है वो देखने को मिलेगा, जो हम भारत में देखते आए हैं। बहुत ही बहुचर्चित ये पूरा कॉन्सेप्ट बन गया है इस महामारी के तहत। तो ऐसा ही यहाँ हमें शायद विश्व के इस आउटपुट में भी देखने को मिलता है कि पहले विश्व के एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स ने एक स्टीप डीप देखा, एक शॉक देखा, फिर बाद में वहाँ से रिवाइव होना शुरू हुई। तो आज फिर से अपने जो नॉर्मल लेवल से उससे भी जो है बढ़ गई है। तो ये अपने आप में एक सकारात्मक बाबत है। तो ये बात रही ओवरऑल आउटपुट की। अब आगे देखें तो देखिए कोई भी देश हो, अगर उस देश का हमें जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट नापना है, कैसा परफॉर्मेंस है किसी भी पर्टिकुलर देश का, तो उसके लिए WTO का एक टूल है जिसका नाम है WTO's ट्रेड बैरोमीटर इंडेक्स। यहाँ से पता चलता है कि कोई देश जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कितना आगे है, कितना अच्छा है। देखिए इसका उद्देश्य है, इट प्रिडिक्ट्स, ये एक प्रकार का फोरकास्ट करता है विश्व का जो आउटपुट है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वो कैसा रहेगा। एंड इट प्रिडिक्ट्स 2 to 3 months अहेड। यानी कि आज जो है सपोज आज Q1 चल रहा है, तो वो Q1 में Q2 का प्रेडिक्शन करेगा, Q2 में Q3 का प्रेडिक्शन करेगा। तो दिस इज एक्चुअली ए प्रिडिक्टिव मैकेनिज्म हम लोग कह सकते हैं, वो भी WTO का। इसकी फ्रीक्वेंसी है, इट अपडेट्स क्वार्टरली, यानी कि प्रति 3 महीने जो है इसको अपडेट किया जाता है, फिर से इसको गिना जाता है। अगर रेंज की बात करें तो देखिए अगर ग्रेटर देन 100 है देन इट इज फेवरेबल, इट इज फेवरेबल साइन, इट इज पॉजिटिव साइन, क्योंकि मोर देन 100 है। अगर लेस देन 100 है या बिलो 100 है देन इट इज एक्चुअली एन अनफेवरेबल सिनेरियो। बैरोमीटर इंडेक्स WTO का साधन है विश्व के ग्रोथ को या किसी भी देश के ग्रोथ को देखने का, क्वार्टरली अपडेट होता है। इसकी रेंज की बात करें तो 100 से प्लस फेवरेबल माना जाता है, 100 से माइनस जो है वो अनफेवरेबल माना जाता है किसी भी राष्ट्र के लिए। और ये एक प्रकार का प्रिडिक्शन करता है अहेड ऑफ 2-3 months। प्लस अगर इंडिया का स्टेटस देखें यहाँ तो अगस्त 2020 में आप देखिए जो कोरोना की वजह से जो स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन आया, लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी लगभग शून्य हो गई। तो उसकी वजह से यहाँ जो प्रिडिक्शन था इस बैरोमीटर इंडेक्स के तहत, तो वो भारत का बहुत ही गिरा था, विच मीन्स इट वॉज बिलो 100। तो इट वॉज अनफेवरेबल कंडीशन इन अगस्त 2020। बट धीरे धीरे इकोनॉमी रिवाइव होती गई, धीरे धीरे अनलॉकिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई पूरे देश में। तो फिर से इकोनॉमी रिवाइव होना शुरू हुई, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स होने लगे। देन इन सितंबर 20 इट वॉज 100.7, यानी कि क्वाइट गुड। यहाँ हमने देखा 100 से प्लस अच्छी परिस्थिति मानी जाती है, यहाँ 100.7 है। इट इज़ क्वाइट गुड, नॉट सो गुड बट इट इज़ अ क्वाइट गुड। हम लोग कह सकते हैं कि हमारी परिस्थिति में सुधार हमें देखने को मिलता है। तो ये बात रही वर्ल्ड्स ट्रेड बैरोमीटर इंडेक्स की। ये सारी चीज़ें मैं सर्वे में ही बहुत ही डिटेल्ड वे में देखने को मिलती है, मैंने आपके लिए यहाँ इसे सिंप्लीफाई कर दिया है। उसके बाद देखें तो दूसरा बिंदु है जो कि वर्ल्ड जो आउटपुट था, वर्ल्ड का जो आउटलुक था पूरे आउटपुट का, उसका यहाँ एक भाग है जिसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के तहत हम लोग जानते हैं। कोई भी देश हो, उस देश का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम लोग भारत को मध्य में रख के देखेंगे, भारत को मध्य में रख के एक्सपोर्ट्स देखेंगे,
फिर बाद में उसके इंपोर्ट्स को भी देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे प्रथम यहाँ हमें कंट्री वाइज देखना है, देश के हिसाब से देखना है कि कौन सा देश जो है या कौन सा गुट अच्छा कर रहा है, कौन सा गुट बुरा कर रहा है। तो यहाँ दो भागों में कंट्री या राष्ट्रों को विभाजित कर दिया है। द वन आर एडवांस्ड इकोनॉमीज विच मीन्स डेवलप्ड नेशंस, अमेरिका ले लो, यूके ले लो, यूरोप के कोई भी अन्य कंट्री ले लो। और ऑन द अदर साइड देर आर एमर्जिंग मार्केट डेवलपिंग इकोनॉमीज, यानी कि EMDs, और उसमें हम भारत, चीन जैसे राष्ट्रों का समावेशन कर सकते हैं। तो यहाँ एक ग्राफ भी मौजूद है हमारे सामने। सबसे प्रथम ग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उसके कंक्लूजन पे आएंगे। देखिए, यहाँ ग्राफ है, कलर कोडेड है 2020, यह ब्लू कलर का है दोनों में, ठीक है। अब देखिए, भारत की अगर बात करें तो यहाँ देखिए भारत के एक्सपोर्ट्स कितने डीप हुए। ये माइनस है, ये बेस लाइन है, यहाँ से ये जीरो की बेस लाइन है, यहाँ से माइनस हो रहे हैं, और यहाँ इंपोर्ट्स भी माइनस हमें होते दिखने को मिलते हैं। देखिए, जो एडवांस्ड इकोनॉमीज है उनको जो लॉस हुआ है, उनको जो नुकसान हुआ है, इतना नुकसान यहाँ एमर्जिंग इकोनॉमीज को नहीं हुआ है। ये बात हमें पहले तो क्लियर कर लेनी चाहिए। सबसे प्रथम तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स वर डिस्टर्ब्ड ड्यू टू दिस कोविड इम्पैक्टेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ होल नेशंस। ये बात तो सही है, मगर अगर ग्रुप्स की बात करें एडवांस्ड इकोनॉमीज वर्सेस एमर्जिंग मार्केट्स, तो एडवांस्ड इकोनॉमीज को ज़्यादा नुकसान हुआ है इन कंपेरिजन टू एमर्जिंग मार्केट्स। तो वो यहाँ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। एडवांस्ड इकोनॉमीज मच ग्रेटर लॉस, वहीं जो EMDs है उनको रिलेटिवली लेस लॉस। सम डिड वेल, यस, ये लेस लॉस इसलिए हुआ क्योंकि कुछ देश जो थे वे अच्छा कर रहे थे, जो कि अपने आप में एमर्जिंग थे, जिसमें काफ़ी सारे नाम हैं। मलेशिया है, ताइवान है, वियतनाम है। अमिड कोविड पैंडेमिक उनकी जो एक्सपोर्ट्स है वो बढ़ती रही, जिसकी वजह से यहाँ एमर्जिंग मार्केट्स को जो है या एमर्जिंग मार्केट्स के ग्रुप को कम भुगतना पड़ा इन कंपैरिजन टू एडवांस्ड इकोनॉमी। तो यहाँ से हम सार ले सकते हैं कि एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स आर डिस्टर्ब्ड, बट एडवांस्ड इकोनॉमीज आर हिटेड हार्ड इन कंपैरिजन टू एमर्जिंग मार्केट्स। तो ये यहाँ का हमें सार मिला। आगे देखें, चीज वस्तुओं के मुताबिक, ये तो हमने राष्ट्रों के गुटों के मुताबिक देखा। अब चीज वस्तुओं के मुताबिक देखें तो सबसे प्रथम मैंने यहाँ 4 हेड रखे हैं जो कि महत्वपूर्ण बड़ी जो है चीज वस्तुओं के हैं, जिनमें सबसे प्रथम एग्रीकल्चर एंड इट्स रिलेटेड गुड्स। तो स्वाभाविक है कि खाने की ज़रूरत तो पड़ती है, भले ही काम बंद हो, मगर हमें जिंदा रहने के लिए खुराक चाहिए। तो यहाँ एग्रीकल्चर वॉज वेरी लेस इम्पैक्टेड। फिर उसके बाद देखा फ्यूल एंड माइनिंग, तो लगभग पूरा विश्व लॉकडाउन के तहत गुजर रहा था। तो फ्यूल कंजप्शन वॉज हैवीली जो है उसको भुगतना पड़ा या उसमें नुकसान हुआ। माइनिंग एक्टिविटी में मैक्सिमम नुकसान हुआ। तो यहाँ मैक्सिमम लॉस इस सेक्टर में, इस गुड्स में। फिर उसके बाद ऑटोमोबाइल में आए तो स्वाभाविक है कि लॉकडाउन है, ऐसा माहौल है, तो लोग यहाँ ऑटोमोबाइल में पैसे खर्चने से बचेंगे। तो यहाँ इसको भी हार्ड हिट मिली, हार्ड हिट। फिर जो चौथा हेड है यहाँ हमारे सामने, जिसमें 2-3 चीज़ें क्लब्ड है, जिसमें फार्मा है, टेलीकम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो फार्मा तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे पेंडेमिक के माहौल में फार्मास्यूटिकल्स का जो सेक्टर है वो हिट हो ही नहीं सकता। तो बट ऑब्वियसली ये हिट नहीं हुआ, नो इफेक्ट या नो नेगेटिव इफेक्ट आप कह सकते हैं। इफेक्ट तो दिखी यहाँ, पॉजिटिव इफेक्ट इनफेक्ट दिखी, मगर यहाँ नेगेटिव इफेक्ट जो है वो इस सेक्टर में देखने को नहीं मिली। एंड ऑन द अदर एंड टेलीकॉम या टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, दिस ऑल्सो नॉट सफर्ड, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर धीरे धीरे शुरू हो गया। डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर लोग निर्भर होने लगे, इलेक्ट्रॉनिक के जो साधन इत्यादि थे उनके ऊपर निर्भर होने लगे। तो यह सारी चीज़ों से इस हेड को कुछ नहीं हुआ, एज लाइक एग्रीकल्चर। तो ये 4
हेड्स में से 2 हेड्स ऐसे थे जो लगभग लगभग अनअफेक्टेड रहे या उनके ऊपर कोई नकारात्मक असर नहीं हुई कोविड की महामारी की, लॉकडाउन की। वहीं जो 2 हेड है फ्यूल एंड माइनिंग एंड ऑटोमोबाइल, इनमें बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट आई, बहुत ही ज़्यादा इनको जो है नुकसान देखने को मिलता है इस पूरे सेक्टर में। फिर आगे देखें तो हमें समझना है ग्लोबल डिफॉल्ट्स, जो कि यहाँ हमें इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है कि इस महामारी के दौरान, इस संकट समय के दौरान या इस मंदी के दौरान जो लगभग लगभग वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस है, तो इसके दौरान काफ़ी सारी एमर्जिंग इकोनॉमीज जो है वे टिक नहीं पाई और दे वर ऑन द ब्रिंक ऑफ बैंक्रप्सी। दे एक्चुअली फाइल्ड फॉर सोवरेन जो है बैंक्रप्सी या सोवरेन डेट। ठीक है, तो कुछ ऐसी जो है एमर्जिंग मार्केट डेवलपिंग इकोनॉमीज थी जो कि डिफॉल्ट हो गई। इसके रीज़न भी यहाँ हमारे सामने है, कुछ मेजर रीजंस है। एक है कॉमर्शियल एक्सपोर्ट्स, दूसरा है रेमिटेंस और तीसरा है टूरिज्म। देखिए ये 3 जो है ये इनके मेजर इनकम सोर्स होते हैं कोई भी एमर्जिंग इकोनॉमी हो। जनरली सबसे प्रथम वे कमोडिटी एक्सपोर्ट करते हैं, पैसे लेते हैं। फॉरेन रेमिटेंस, वहाँ के लोग पूरे विश्व में फैले होते हैं, वहाँ पैसे कमाते हैं, अपने देश भेजते हैं। और टूरिज्म, तो कोरोना ने इन तीनों के ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा वार दिया। ठीक है, जिसका मतलब ये हुआ कि जो एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज थी उनकी जो आय का स्रोत था वही लगभग लगभग खत्म हो गया, जिसकी वजह से वे लोग टिक नहीं पाए। और कुछ यहाँ हमारे पास एग्जाम्पल भी है जो अपने आप में डिफॉल्ट के लिए फाइल भी कर रहे हैं, जिसमें अर्जेंटीना है, बेलिजा है, लेबनान है, जाम्बिया है और फ्यू मोर ऑफ देम। ठीक है, मगर यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर इतने काफ़ी है। और ये बताता है हमें IMF का ग्लोबल फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो अक्टूबर 2020 में पब्लिश हुआ था, इनके द्वारा ये रिपोर्ट यहाँ दी गई है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मात्र और मात्र एडवांस्ड इकोनॉमीज को ही ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हुआ, नुकसान दोनों को हुआ। इनफैक्ट एडवांस्ड इकोनॉमिक्स को थोड़ा ज़्यादा हुआ, मगर यहाँ एमर्जिंग मार्केट जो इकोनॉमीज है वे टिक नहीं पाई, थोड़े ही नुकसान में वे बैंकरप्ट हो गई या होने की वर्ज पर है या कगार पर है। तो ये बात रही ग्लोबल डिफॉल्ट्स की। अब आगे देखें तो हमें भारत का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसका डेवलपमेंट देखना है। कोरोना ने क्या असर दिया, प्री कोरोना भारत का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसका जो है क्या स्टेटस रहता है, सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ इस हेडिंग के तहत देखेंगे। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट एक प्रकार का अकाउंट है, सिंपल अकाउंट है, जिनमें 2 अलग अलग सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट वन इज करंट अकाउंट एंड सेकंड वन इज कैपिटल अकाउंट। अब दोनों की टर्मिनोलॉजी आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ व्हाट इज करंट अकाउंट, व्हाट इज कैपिटल अकाउंट, ये सारी चर्चा करने का समय यहाँ नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको अगर ये मालूम नहीं है तो आप पहला बेसिक कराए, फिर आप इकोनॉमिक सर्वे का लेक्चर देखें, तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा आसानी रहेगी समझने में, याद रखने में। ठीक है, तो करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, संक्षिप्त में अगर बोलूँ तो करंट अकाउंट ऐसी सारी चीज़ों का मेल होता है जिनका नेचर करंट होता है, चलता रहता है। ठीक है, और कैपिटल जो होता है वो अपने आप में एक, इसका जो स्वभाव है वो रनिंग नहीं होता, एक प्रकार से स्टेबल होता है। यानी कि अगर आपने बिल्डिंग बनाई तो इट विल बी ए कैपिटल एक्सपेंस, मगर अगर आपने सैलरी दी तो इट विल बी ए करंट एक्सपेंस। तो ये इसका बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है। अब देखिए करंट अकाउंट में 2 चीज़ें देखनी है। सबसे प्रथम ए मर्केंडाइज विच मीन्स विजिबल्स, उनके एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स देखने हैं। फिर बाद में दूसरा हेड है इनविजिबल्स यानी कि सर्विस, उसमें देखना है हमें क्या है, इनकम कहाँ से आती है, सर्विस कैसे जाती है, ट्रांसफर कैसे होता है। फिर कैपिटल अकाउंट की बात करें तो 4 बिंदु है। सबसे प्रथम फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिनमें 2 देखना है, FDI FPI, उनके लेवल्स देखने हैं। क्यों उनके लेवल्स, जो आज जो लेवल्स है वो क्यों है, उनके कारण भी देखेंगे। दूसरा है एक्सटर्नल लोन। एक्सटर्नल लोन भी हमें काफ़ी सारी सोर्सेज से मिल सकती है, वो किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के से मिल सकती है, कोई फ्रेंडली कंट्री से मिल सकती है, तो उसको यहाँ तपासेंगे। तीसरा है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स और चौथा है बैंक कैपिटल, जिसमें NRI के डिपॉजिट्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूट करती है कैपिटल अकाउंट को, और वहीं ऊपर जो हमने देखा वो सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूट करती है करंट अकाउंट को। अब एक एक करके देखेंगे। सबसे प्रथम करंट की बात करेंगे, फिर बाद में कैपिटल अकाउंट को देखेंगे। देखिए करंट अकाउंट में हमें सबसे प्रथम मर्केंडाइज में एक्सपोर्ट्स देखना है, जो आपको दृश्यमान है। देखिए यहाँ ये जो स्टिप डिप आपको दिख रहा है, मैं यहाँ आपको पहले बाइफरकेट कर दूं। ये जो पीली रेखा है, पीली रेखा, ये वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स की है, W एक्सपोर्ट्स यानी कि ओवरऑल। जो ऑरेंज रेखा है वो टोटल एक्सपोर्ट्स की है, टोटल एक्सपोर्ट्स। ठीक है, इंडिया का है।
अब आप देख सकते हो कि वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स इतना नहीं गिरे, कम है, मगर इन कंपैरिजन टू दैट भारत के एक्सपोर्ट्स आप देखिए, देयर इज अ स्टीप डिप। वर्ल्ड के एक्सपोर्ट्स अगर 10 कम हुए हैं तो भारत के एक्सपोर्ट्स 20-50 कम हुए हैं। ठीक है, तो दिस इज द सीनरी ओवर ईयर। तो आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ तक वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स जो है वो गिरा है और यहाँ तक भारत का एक्सपोर्ट गिरा है। तो ये परिस्थिति है जिनमें प्रोडक्ट जो है डिफ्रेंशिएशन भी की गई है, पीओएल एंड नॉन पीओएल। देखिए एक्सपोर्ट्स में जो गुड्स होती है उनको दो ग्रुप में क्लब्ड किया जाता है। द वन आर पीओएल यानी कि पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स, एंड द अदर रिमेनिंग ऑल मर्केंडाइज प्रोडक्ट्स या कमोडिटीज आर क्लब्ड अंडर द हेड नॉन पीओएल, यानी कि दे आर नॉन पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट कमोडिटीज। ठीक है, तो वो भी यहाँ देखने को मिला है जो हम आगे देखेंगे। मगर सबसे प्रथम भारत के एक्सपोर्ट्स यहाँ डिक्रीज हुए हैं, पहला सर यहाँ से ले सकते हैं। दूसरा सर, विश्व के एक्सपोर्ट्स कम हुए हैं, मगर इन कंपैरिजन टू दैट भारत के एक्सपोर्ट्स अधिक कम हुए हैं। तो ये रिलेशन हम लोग यहाँ इस ग्राफ से एस्टेब्लिश कर सकते हैं। फिर आगे देखें तो हमें प्रोडक्ट वाइज देखना है। जैसे मैंने आपको बताया, पेट्रोलियम ऑयल लुब्रिकेंट मैक्सिमम डिक्रीज देखने को मिला ऐसी चीज़ों में, क्योंकि जो है मोबिलिटी कम हो गई, लॉकडाउन आ गया, इंडस्ट्रीज शटडाउन हो गई, अल्टीमेटली इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो लगभग शून्य हो गई थी। तो इनकी खपत बहुत ही कम हुई, इनकी डिमांड बहुत ही कम हुई। फिर नॉन पेट्रोलियम और लुब्रिकेंट की बात करें तो उसमें हमें कम डिक्रीज देखने को मिलता है। देखिए यहाँ नंबर ऑफ एरोज डिक्रीज के आप देख सकते हो, तो इट इंडिकेट्स द वॉल्यूम ऑफ डिक्रीज। यहाँ नंबर ऑफ एरोज ज़्यादा है तो यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है डिक्रीज का। वहीं नॉन पीओएल में वॉल्यूम कम है डिक्रीज होने का, जिसका कारण है कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स थी जो अमिड पेंडेमिक भी डिमांड में रही, उनका जो है एक्सपोर्ट्स होता रहता था। जैसे एग्री प्रोडक्ट्स, ड्रग एंड फार्मा, कुछ मिनरल्स और ऑर्स कह लीजिए। इस जो है ग्राफ से हमें देखने को मिलता है यह सारी चीज़ें माइनस में है, यानी कि बहुत ही कम डिमांड हो गई है। एंड इन कॉन्ट्ररी टू दैट नीचे की जो 3 प्रोडक्ट है उसमें हमें पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलता है, यानी कि एक प्रकार से एक्सपोर्ट देखने को मिलता है। और नॉन पीओएल में जो सबसे अधिक जो है जिसकी डिमांड कम हुई वो है जो है जेम्स एंड ज्वेलरी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो जिनमें एक्सपोर्ट बहुत ही कम देखा गया नॉन पीओएल प्रोडक्ट्स में। फिर आगे देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दरअसल यूपीएससी के तहत ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यूपीएससी या अन्य कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत। तो यहाँ हमें यह जो पाई चार्ट है वो हमें 10 टॉप कमोडिटीज़ की बात करता है जो भारत एक्सपोर्ट करता है। 10 टॉप कमोडिटीज़ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ हमें क्रोनोलॉजिकली दिया गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लाइक दैट। ये हमें याद रखना है, ये आपको रटना है। पूछा जा सकता है, प्रिलिमिनरी का भी प्रश्न है, आपको मेंस में भी काम आ सकता है आपके आंसर राइटिंग में, और आपको पर्सनालिटी टेस्ट में भी अगर पूछा जाए तो आप वहाँ इसका जवाब दे सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबली जो प्रश्न होते हैं वो लगभग इससे ही निकलते हैं। देखिए सबसे प्रथम पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको बाहर भेजते हैं। दूसरी प्रोडक्ट है ड्रग फॉर्मुलेशन बायोलॉजिकल्स। उसके बाद पर्ल्स, प्रेशियस, सेमी प्रेशियस स्टोन्स यानी कि जेम्स। उसके बाद आयरन एंड स्टील। उसके बाद इलेक्ट्रिक मशीनरी इक्विपमेंट, ऑर्गेनिक केमिकल्स, मरीन प्रोडक्ट, गोल्ड एंड अदर प्रेशियस मेटल्स, कॉटन, प्रोडक्ट्स ऑफ आयरन एंड स्टील, मोटर व्हीकल, कार। So this is the decreasing order. The first commodity is export maximum, उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीजिंगली हमें ये ऑर्डर देखने को मिलता है। यह पाई चार्ट में हमें 2019 का भी एक कंपैरिजन दिया गया है ताकि हम लोग प्री कोरोना और पोस्ट कोरोना को जो है कंपेयर कर पाए और देख सके कि कहाँ कौन से क्षेत्र में कौन से प्रोडक्ट में जो है कम या बढ़ावा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बात है, ये हमें रटना है, इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद देखें तो 10 टॉप डेस्टिनेशंस देखने हैं जहां हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो सबसे प्रथम तो यूएसई है जहां हम लोग मैक्सिमम, या भारत जो है वो मैक्सिमम एक्सपोर्ट करता है। तो ये सारे देश भी हमें याद रखने हैं, दिस आर ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरे पैदान पर चीन है, उसके बाद यूएई, हांगकॉन्ग, सिंगापुर, बांग्लादेश। ठीक है, तो ये भी आपको रटना है, ये भी महत्वपूर्ण है प्रिलिमिनरी, मेंस व इंटरव्यू के दृष्टि से।
उसके बाद देखें तो अब हमें करंट अकाउंट मर्केंडाइज में इंपोर्ट देखना है, यानी कि जो टेंजिबल गुड्स है उसके कितने हम लोग इंपोर्ट करते हैं, कैसे करते हैं। तो अगर यहाँ ओवरऑल देखें तो ओवरऑल तो यहाँ हमें कमी देखने को मिलती है। देखिए ये जो लाल रेखा है वो वर्ल्ड एक्सपोर्ट, ये वर्ल्ड इंपोर्ट है, सॉरी, और वहीं जो ब्लू रेखा है वो टोटल इंपोर्ट्स है, यानी कि भारत की है। ठीक है, प्लस इंपोर्ट के लिए जो गुड्स का बाइफर्केशन है, क्लासिफिकेशन है, वो 3 हेडों के तहत होता है: पेट्रोलियम ऑयल लुब्रिकेंट, नॉन पेट्रोलियम ऑयल लुब्रिकेंट एंड सिल्वर एंड गोल्ड। तो यहाँ जो आपको दृश्यमान है 3 विभाग है, यह 3 विभागों के तहत इंपोर्ट्स को बाइफर्केट किया जाता है। देखिए वर्ल्ड इंपोर्ट में इतनी गिरावट और इंडियाज इंपोर्ट में इतनी सारी गिरावट। ठीक है, तो चाहे मर्केंडाइज एक्सपोर्ट हो चाहे मर्केंडाइज इंपोर्ट हो, दोनों में विश्व से ज़्यादा गिरावट भारत में देखने को मिलती है। विश्व की औसत से ज़्यादा गिरावट भारत में देखने को हमें मिलती है। तो ये यहाँ से सार निकलता है। ठीक है, प्लस अगर प्रोडक्ट्स वाइज जो हम देखें या जो है गुड वाइज देखें तो देखिए सबसे ज़्यादा या जो है मैक्सिमम जो हानि हुई है, गिरावट देखने को मिली है, वो पेट्रोलियम ऑयल प्रोडक्ट्स में गिरावट देखने को मिली है। नॉन पेट्रोलियम ऑयल प्रोडक्ट्स में देखिए आप कम गिरावट देखने को मिली है इन कंपैरिजन टू पीओएल, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरत होती है, मगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की आमतौर पर ज़रूरत हमें कोविड महामारी में, लॉकडाउन के समय नहीं हुई, तो उसमें भारी गिरावट। नॉन पीओएल में कुछ कम गिरावट, और वहीं सिल्वर एंड गोल्ड में इनिशियली तो वो गिरा, मगर उसके बाद धीरे धीरे वो फिर से जो है उसका इंपोर्ट जो है वो फिर से रिस्टोर हो गया, क्योंकि लोग अब समझने लगे कि किसी भी चीज़ से ज़्यादा अच्छा है कि गोल्ड के तहत हम लोग पैसे को इन्वेस्ट करें, वहाँ हम लोग जो है पैसा जो है अपने निवेश करें। ठीक है, प्लस अगर ये चार्ट देखें तो देखिए यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि नॉन पीओआई है, जो मैंने आपको यहाँ बताया कि कुछ ऐसी नॉन पीओएल चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जरूरी है, जिसमें वेजिटेबल ऑयल है, कंप्यूटर हार्डवेयर्स है, फर्टिलाइजर, क्रूड एंड मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिवली बढ़ी, और ऑन द अदर हैंड सबसे ज़्यादा अगर भारत की इंपोर्ट को किसी ने पुल किया है या नीचे खींचा है तो वो है कैपिटल गुड्स। सबसे ज़्यादा, जैसे हमने एक्सपोर्ट्स में जेम्स एंड ज्वेलरी देखा था, वैसे यहाँ इंपोर्ट में कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट जो है वो लगभग माइनस, और माइनस में भी -10.93 हो गया। ठीक है, विच एक्चुअली पुल्ड अवर एंटायर इंपोर्ट डाउन। तो ये बात रही गुड वाइज इंपोर्ट की, मर्केंडाइज इंपोर्ट की। देखिए ये 10 टॉप इंपोर्ट कमोडिटीज़ है, जैसे एक्सपोर्ट कमोडिटी देखी वैसे ही 10 टॉप इंपोर्ट कमोडिटीज़ है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। सबसे प्रथम हम लोग इंपोर्ट करते हैं पेट्रोलियम, क्रूड, दूसरे पायदान पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तीसरे पर गोल्ड, चौथे पर टेलीकॉम, पांचवे पर कोल, कोक, ब्रिक्विट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, सारी चीज़ें। यहाँ सेम 2019 और 20 का हमें कंपैरिजन भी मिलता है सिंगल पाई चार्ट में, इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, याद हमें मात्र यह ऑर्डर रखना है, क्योंकि प्रीलिम में ये ऑर्डर हमें जो है अरेंज करने को भी बोला जा सकता है, फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग। ठीक है, जो है ऑप्शन के तहत भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो नहीं है, जो प्रेजेंट है, इत्यादि चीज़ें किसी भी प्रकार से यहाँ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये बात रही टॉप 10 कमोडिटीज़ की इंपोर्ट में। फिर उसके बाद सोर्स हमें देखना है, टॉप 10 सोर्स कहाँ से भारत इंपोर्ट करता है। देखिए सबसे बड़ा हमारा दुश्मन जो है वो चीन है, यहाँ से हम लोग मैक्सिमम इंपोर्ट करते हैं, मैक्सिमम। उसके बाद यूएस है, उसके बाद यूएई। तो ये ऑर्डर भी हमें याद रखना है। यहाँ एक चीज़ है जो हमें हमारा ध्यान खींचती है, वो है जर्मनी। देखिए यहाँ जर्मनी में आपको 2019 का यहाँ कंपैरिजन नहीं देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि 2019 तक जर्मनी भारत का इतना बड़ा साझेदार था ही नहीं। ठीक है, ये तो कोविड महामारी की वजह से, बदलते समय संजोग की वजह से आज जर्मनी हमारा एक वन ऑफ द बिगेस्ट जो है हमारा पार्टनर नेशन बन गया है, जहाँ से हम लोग इंपोर्ट करते आए हैं। अन्यथा 2019 तक वो कहीं इस चार्ट पे ही नहीं था। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है, कहा जा सकता है कि कौन सा नया देश है जिनके साथ भारत के 2020 के इंपोर्ट्स बढ़े हैं, नया देश। ठीक है, तो यहाँ हम लोग जर्मनी लिख सकते हैं।
बाकी आपको याद रखना है। फिर आगे देखें तो ओवरऑल अगर बात करें, ओवरऑल देखिए तो ये ट्रेड बैलेंस है। ये जो ब्लू आपको बार डायग्राम दिख रहा है वो ट्रेड बैलेंस है। ट्रेड बैलेंस आमतौर पे हमारी बहुत ही माइनस ही रहती है, यानी कि जो डेफिसिट है वो बनी रहती है। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करें तो जो फिगर है वो माइनस में आता है, क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स लगभग ज़्यादा ही रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर इफेक्ट, देखिए ये कितना बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, मगर महामारी के समय ये ट्रेड डेफिसिट कम हो गया। ये -40 था, ये लगभग -9.8 हो गया। इसका क्या कारण है? इसका एक ही कारण है कि हमारे इंपोर्ट में गिरावट देखने को मिली, और ये गिरावट कैसी थी? तो हमारे एक्सपोर्ट से ज़्यादा थी। अगर एक्सपोर्ट्स हमारे 2 कम हुए तो सामने इंपोर्ट्स 5 कम हुई, 6 कम हुई, 7 कम हुई। ठीक है, इसकी वजह से जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो भी कम हो गया। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा कम हो गया, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सरप्लस भी मिला है, मगर यहाँ में ट्रेड बैलेंस में भी यह इजाफा देखने को मिलता है। ब्लू वाला ट्रेड बैलेंस है, रेड वाला जो पोर्शन है वो एक्सपोर्ट का है, और जो ग्रीन वाला है वो है इंपोर्ट का। आप देखिए ग्रीन वाला कितना डीप है, वहीं जो एक्सपोर्ट वाला है वो थोड़े से फिर से रिवाइव करने लगा, मगर इंपोर्ट्स हमारा ज़्यादा कम हो गया, जिसका फ़ायदा हमें मिला। जिसका फ़ायदा हमें यह मिला कि हमारी जो बैलेंस है, मर्केंडाइज ट्रेड बैलेंस, वो सुधरी, उसमें हमें सुधार देखने को मिला। तो ये बात रही यहाँ मर्केंडाइज ट्रेड बैलेंस, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की, जिसे ओवरऑल ट्रेड बैलेंस भी कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ हमें देखना है कि हमारे मर्केंडाइज ट्रेड में कौन सी कमोडिटीज़ फेवरेबल है और कौन सी कमोडिटीज़ अनफेवरेबल है, जो कि हमारे ट्रेड बैलेंस को डेफिसिट बनाती है, और यहाँ फेवरेबल है जो हमारे ट्रेड बैलेंस को सरप्लस बनाती है। देखिए दिस आर द लिस्ट ऑफ फेवरेबल्स विच इंक्लूड्स ड्रग फॉर्मुलेशन, बायोलॉजिकल, मरीन प्रोडक्ट, गोल्ड एंड अदर प्रेशियस मेटल, ज्वेलरी, कॉटन फैब्रिक्स, आयरन एंड स्टील, आयरन और राइस बासमती, राइस नॉन बासमती एंड पेट्रोलियम। तो दिस आर द फेवरेबल वंस। एंड अनफेवरेबल की बात करें तो पेट्रोलियम, क्रूड, गोल्ड, कोक, कोल, टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, वेजिटेबल ऑयल, कंप्यूटर हार्डवेयर, पेरिफेरल्स, फर्टिलाइजर, प्लास्टिक रॉ मटेरियल्स, एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट एक्सेट्रा एंड इट्स पार्ट एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट है, ये आपको रटना नहीं है, मात्र और मात्र आपको इसके ऊपर नज़र करनी है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें फ़ायदा देती है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नुकसान देती है। उसके बाद देखें तो देखिए यहाँ इंडियाज़ मर्केंडाइज ट्रेड बैलेंस विथ मेजर कंट्री। यस, तो बट ऑब्वियस है कि भारत का सबसे ज़्यादा पार्टनर अगर होगा मर्केंडाइज ट्रेड में, देखिए जब मर्केंडाइज ट्रेड बोला जाता है तब उस ट्रेड में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को ध्यान में रखा जाता है, उसे ही ट्रेड कहते हैं, संपूर्ण ट्रेड। अन्यथा मात्र एक्सपोर्ट मात्र इंपोर्ट की बात की जाती है। देखिए तो यहाँ यूएसए के साथ भारत बड़े पैमाने पर ट्रेड करता है, वहीं ऑन द कॉन्ट्ररी या यहाँ फेवरेबल भी है, बड़े पैमाने पर तो करता है मगर फेवरेबल भी है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी चीन के साथ देखिए वेरी अनफेवरेबल, -25.2, which indicates India is importing more from China than exporting। और यहाँ अमेरिका में देख सकते हैं कि इंडिया इज मोर एक्सपोर्टिंग टू यूएसए इन कंपैरिजन टू इंपोर्ट्स। तो ये यहाँ से हम सार निकाल सकते हैं। बाकी सारे राष्ट्र है, बांग्लादेश है, नेपाल है, यूके है, सारे राष्ट्र है जिनके साथ हमारा यह रिलेशन जो है वो एस्टेब्लिश करने की बात की है। देखिए यहाँ 7 यानी कि तुर्की तक हमारा जो बैलेंस है वो फेवरेबल है। तुर्की तक के जो राष्ट्र है उनके साथ भारत को फायदा होता है, ट्रेड करने में सरप्लस रहता है। और वहीं से नीचे जो है ये सारे राष्ट्र ऐसे हैं जहां भारत का अनफेवरेबल ट्रेड है। तो ये बात रही भारत का मर्केंडाइज ट्रेड विथ अदर नेशंस। फिर उसके बाद देखें तो अब करंट अकाउंट के इनविजिबल्स देखने हैं, यानी कि सर्विस की बात करनी है। तो देखिए नेट सर्विसेज में हमें गिरावट देखने को मिली है। नेट सर्विसेज आर एक्चुअली लो, बट 2019 के अगर हम जो है आंकड़े देखें या उनका लेवल देखें तो बहुत ज़्यादा फेरफार देखने को नहीं मिला, जितना ज़्यादा फेरफार हमें मर्केंडाइज एक्सपोर्ट इंपोर्ट में देखने को मिला है। तो ये यहाँ एक मुद्दा है जो हमें याद रखना है। सर्विसेज में जो है गिरावट देखने को मिली है, मगर इतनी नहीं जितनी एक्सपोर्ट्स में मिली है। इट वॉज इन रिसाइलेंस विथ द फिगर्स ऑफ 2019।
रिसिप्ट की बात करें तो 41.7 बिलियन रिसिप्ट हुई है 2020 में, इन अगेंस्ट टू 2019 डॉलर 40.5 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ये मानने पर जो है, या मानने के लिए मदद रूप साबित हो सकती है कि इतना ज़्यादा फेरफार हमें नेट सर्विसेज में देखने को नहीं मिला जितना मर्केंडाइज ट्रेड में देखने को मिलता है। प्लस यहाँ मेन जो कंट्रीब्यूशन है वो है सॉफ्टवेयर का, क्योंकि भारत जो है वो सॉफ्टवेयर क्षेत्र में अग्रणी है, आगे चलने वाला है। तो यहाँ सॉफ्टवेयर सर्विसेज ने एक बहुत ही पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया कि यहाँ हमें ज़्यादा फेरफार देखने को नहीं मिला। अगर सॉफ्टवेयर सेक्टर को हम निकल दे तो मुझे लगता है कि हमारी सर्विसेज में गिरावट देखने को मिलती, मगर यहाँ सर्विस सेक्टर इज अ चीफ कंट्रीब्यूटर। लगभग 49% ऑफ आवर इनविजिबल एक्सपोर्ट्स मात्र और मात्र सॉफ्टवेयर से ही कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। तो इट इज़ अ ह्यूज जो है या एक कमोडिटी कह सकते हैं, सर्विस कमोडिटी, जो कि इस पूरे इनविजिबल एक्सपोर्ट के बास्केट को भर देती है, जिसने इस महामारी के तहत पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया। प्लस रेमिटेंस की बात करें, देखिए रेमिटेंस जिसका जिक्र मैंने दिया, कोई भी देश हो उनके लोग अगर विश्व में जो है रोजगारी के लिए है, वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ से पैसा कमा के यहाँ आपके देश भेज रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड रेमिटेंस। तो रेमिटेंस में भारत के संदर्भ में बहुत ही गिरावट देखने को मिली, क्योंकि इंडिया इज हैविंग हाईएस्ट माइग्रेंट्स इन द वर्ल्ड, और लगभग 17.5 मिलियन माइग्रेंट्स पूरे विश्व में फैले हुए हैं भारत के, अलग अलग देशों में, वेस्ट में, फार ईस्ट में, मिडिल ईस्ट में। ठीक है, तो यहाँ हमें इस पूरी महामारी के दौरान लॉकडाउन की वजह से रेमिटेंस की जो आई है भारत की, उसमें भी हमें जो है कमी देखने को मिलती है, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, जो यहाँ इंडिकेट किया गया है। ठीक है, 2019 में 83.3 बिलियन का रेमिटेंस रिसीव हुआ था, 2020 में इससे कम हुआ है, विच इंडिकेट्स रेमिटेंस हैज डिक्रीज्ड। फिर आगे देखें तो अब हमें कैपिटल अकाउंट देखना है। कैपिटल अकाउंट में सबसे प्रथम हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के तहत सबसे प्रथम एफडीआई की बात करनी है। देखिए एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आपने काफ़ी सारी जगहों पर इसका नाम सुना होगा, प्रश्न भी पूछे जाते हैं कौन से क्षेत्र में कितनी एफडीआई की मंजूरी है, इत्यादि इत्यादि। मगर यहाँ टेक्निकली अगर देखें तो एफडीआई ये होता है कि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर है, सपोज समझ लो फॉरेन इन्वेस्टर अगर वो भारत में पैसे रोकता है या निवेश करता है या इन्वेस्ट करता है, देन अगर उसका स्टेक, उसका शेयर मोर देन 10% है, मोर देन 10%, ग्रेटर देन 10%, देन इट विल बी टर्म्ड एज एफडीआई। मगर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर ने किसी भी कंपनी में अपना स्टेक रखा, पैसा इन्वेस्ट किए, मगर उसका स्टेक बिलो 10% है, उसका स्टेक बिलो 10% है, तो समझना है कि ये एफपीआई है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो ये दोनों का फंडामेंटल डिफरेंस है। और एक होता है एफआईआई, जिसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, जो कि अपने आप में शेयर मार्केट में निवेश के लिए जो है ये शब्द या ये टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। मगर यहाँ में ये दो समझना है। सबसे प्रथम एफडीआई जो कि बियॉन्ड 10% स्टेक वाला है, एंड उसके बाद एफपीआई जो कि बिलो 10% वाला है, ये बियॉन्ड वाला है एफडीआई। अब देखिए, सबसे प्रथम हम लोग ग्राफ देखते हैं, फिर बाद में उसमें जो है उसका जो कंक्लूजन है वो देखेंगे। देखिए यहाँ जो आपको डिप देखने को मिलती है क्वार्टर 1 की, 2021 के क्वार्टर 1 की, यानी कि अप्रैल से जून की। ठीक है, ये डिप यहाँ में ज़बरदस्त देखने को मिलती है, फिर बाद में यहाँ फिर से हमें इजाफा भी देखने को मिलता है, मगर एक बार यहाँ डिप हमें देखने को मिलती है, इट इज़ ड्यू टू कोविड। प्लस यहाँ जो हमें स्टीप राइज देखने को मिलती है, ये भी कोविड इफेक्ट ही है, क्योंकि कोविड महामारी के दौरान एडवांस्ड इकोनॉमीज ने स्टिमुलस दिए, अपने नागरिकों को पैसे दिए, नकद पैसे दिए खातों में, उनके बैंक अकाउंट्स में। तो वहाँ के जो इन्वेस्टर्स थे वे धीरे धीरे अपना पैसा लेकर भारत जैसी एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज में आए और यहाँ उन्होंने इन्वेस्ट किया, निवेश किया। तो उसका ये असर है कि इतना भारी मात्रा में इसको जो है उछाल मिला, फिर से इसको गति मिली। अब देखिए यहाँ इनिशियली डिक्रीज्ड बट इंक्रीज्ड लेटर, जो हमने देखा क्वार्टर 1 में डिक्रीज हुआ, फिर बाद में रिवाइव हो गया। टॉप सेक्टर, अगर कोई सेक्टर में सबसे ज़्यादा एफडीआई आया है तो वो है कंप्यूटर हार्डवेयर का, और टॉप इन्वेस्टर इज सिंगापुर अगेन। लास्ट ईयर ऑल्सो इट वॉज सिंगापुर, एंड इन दिस ईयर इट इज सिंगापुर टू।
ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो कि हमें यहाँ देखनी है। ये बात रही एफडीआई की। अब एफपीआई की बात करें, यानी कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की, तो सेम चीज़ हमें यहाँ देखने को मिलती है। देखिए यहाँ जो स्टिप डीप है, फिर बाद में यहाँ से इकोनॉमी धीरे धीरे रिवाइव होना शुरू हुई और आज उसकी जो अवस्था है या दशा है वो अच्छी है। ठीक है, तो यहाँ भी हमें इनिशियली स्टिप डिप देखने को मिलता है और एक बार स्टिप डिप मिले फिर वहाँ से रिकवरी शुरू हो तो अपने आप में बाय डिफॉल्ट वो चार्ट वी शेप ही बनता है। आप यहाँ देख सकते हो, इसके पहले वाला देख सकते हो, पहले स्टिप डिप फिर बाद में वहाँ से रिवाइव या रिकवरी, देन इट विल बी शेप्ड एज ए वी। देखिए यहाँ इसके बढ़ने का कारण यहाँ दिया गया है। सबसे प्रथम कारण है स्टिमुलस इन एडवांस्ड इकोनॉमी, जो मैंने आपको बताया। एफडीआई के लिए भी जिम्मेदार है, एफपीआई के लिए भी यही कारण जिम्मेदार है। लोगों के खातों में पैसे पड़े वहाँ एडवांस्ड इकोनॉमी में, वहाँ के इन्वेस्टर्स तो जो थे वे दरअसल एक मौका ही ढूंढ रहे थे कि कहाँ वो अपना पैसे निवास करें, कहाँ से वो पैसे कमाए। तो उनको भारत में जो एक होप दिख रहा था, क्योंकि भारत अपने आप में एक एमर्जिंग इकोनॉमी है, तो उन लोगों ने अपना जो फंड है, डॉलर का फंड, वो यहाँ ट्रांसफ़र किया। तो एक कारण ये है, एफपीआई में हमें बढ़ावा देखने को मिला। दूसरा कारण माना जाता है कि एक ग्लोबल एक मॉनिटरिंग या आप कह लीजिए कि एक रैंकिंग कंपनी है जिन्होंने भारत की 12 कंपनी को अपनी सूची में लिया। ठीक है, और ये कंपनी बहुत ही प्रेस्टिजियस मानी जाती है, जिसे मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्सेस कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपने इंडेक्सेस में 12 फर्म्स को ऐड किया। इसकी वजह से पूरे विश्व के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे उनका ध्यान यहाँ भारत की कंपनियों के ऊपर गया, जिसका कारण ये हुआ कि यहाँ हमें इजाफा देखने को मिलता है। तो दो कारण यहाँ इकोनॉमिक सर्वे कहता है एफपीआई बढ़ने के लिए। प्रथम फिनेंशियल स्टिमुलस इन एडवांस्ड इकोनॉमीज, और दूसरा यहाँ ये दिस मॉर्गन इंडेक्सेस में जो 12 कंपनियों का समावेशन हुआ वो। तो ये दो कारण है जो हमें यहाँ इस रिवाइवल को जो एक्सप्लेन करते हैं। फिर उसके बाद देखें तो ओवरऑल बीओपी की बात करें, ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट की। देखिए आज़ादी के बाद से आज दिन तक एकाध अपवाद को अगर आप छोड़ दे तो लगभग हमारा नॉर्मल समय में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट रहता है वो डेफिसिट ही रहता है, क्योंकि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट चलता है, जिसकी वजह से पूरा बीओपी डेफिसिट रहता है। मगर कोविड के समय में करंट अकाउंट सरप्लस देखने को मिला, जिसकी वजह से हमें बीओपी में भी सरप्लस देखने को मिला। देखिए यहाँ ये करंट टाइम है, करंट अकाउंट डेफिसिट विच रिजल्ट्स इनटू बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, एंड ऑन द कॉन्ट्ररी कोविड टाइम्स में करंट अकाउंट सरप्लस विच रिजल्टेड इन बीओपी सरप्लस। और यहाँ सरप्लस क्यों देखने को मिला? क्योंकि हमने देखा कि जितनी तादाद में एक्सपोर्ट्स गिरे उतनी तादाद से कहीं ज़्यादा इंपोर्ट में हमें गिरावट देखने को मिली है, विच रिजल्टेड इन सरप्लस ऑफ करंट अकाउंट विच एक्चुअली रिजल्टेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस। तो ये ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट की परिस्थिति है। फिर आगे देखें तो अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे जो भारत के हैं प्लस कोविड, ये पूरी चर्चा देखनी है। मैंने आपके सामने एक मानचित्र बनाया है, सारा सार इकोनॉमिक सर्वे के ये टॉपिक का यहाँ निहित है। देखेंगे कुछ एक माहितियाँ हैं, अच्छी माहितियाँ हैं, समझेंगे, उसका प्रयास करेंगे। देखिए एडवांस्ड इकोनॉमीज ने जैसे फिस्कल स्टिमुलस दिया, जो हमें मालूम है, नकद पैसे वहाँ के लोगों के जो है बैंक खातों में डाले। अब डॉलर बढ़ गए, वहाँ के इन्वेस्टर्स के पास डॉलर बढ़ गए, धीरे धीरे ये डॉलर सारे भारत की तरफ आने लगे। तो आपको ये फ्लो देखने को मिलेगा, दे आर एक्चुअली एंटरिंग इंडिया। यहाँ इंडिया में भारत की सेंट्रल बैंक बैठी है। अब दो परिस्थिति है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। देखिए दोनों ऑप्शन देखेंगे। सबसे प्रथम ऑप्शन ए में देखिए आप, डॉलर्स ज्यादा है, दे आर मोर इन कंपेरिजन टू रुपी बिकॉज इट इज लेस। तो ऐसे समय में जब डॉलर ज्यादा है, रुपी, इंडियन नेशनल रुपी कम है, तो ऐसे समय में रुपी विल बी अप्रिशिएटेड। रुपी की जो कीमत है उसमें हमें जो है मजबूती देखने को मिलेगी, एक बढ़ावा देखने को मिलेगा, विच एक्चुअली रिजल्ट इन इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स। ठीक है, तो ये किसी भी राष्ट्र के लिए हानिकारक है कि कोई भी राष्ट्र का इंपोर्ट बढ़े। तो यहाँ प्रथम ऑप्शन है, अगर इसको रोका नहीं गया, अगर इस एप्रिसिएशन को रोका नहीं गया, देन इट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, आई मीन इंक्रीज इन इंपोर्ट, विच इज एक्चुअली हार्मफुल फॉर द इकोनॉमी।
ऑप्शन बी की बात करें तो एक ऑप्शन है आरबीआई के पास, वो सारे डॉलर्स को एब्जॉर्ब कर ले इकोनॉमी में से और एक प्रकार से संतुलन मेंटेन करे। डॉलर भी जितने हैं उतने ही भारत में रुपी है, तो इसकी वजह से रुपी जो है वो अप्रिशिएट नहीं होगा। अप्रिशिएट नहीं होगा तो इंपोर्ट्स जो है वो भी बढ़ेंगे नहीं, वो भी अप्रिशिएट नहीं होंगे। तो ये दो ऑप्शन है जो कि आरबीआई को चुनना है, कौन सा ऑप्शन ले पूरी वित्तीय नीति बनाने के लिए। आरबीआई के लिए जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। इट इज़ ओनली वन ऑफ द फंक्शन। आरबीआई के काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं जो हम लोग यहाँ देख सकते हैं। एक्सपोर्ट्स मेंटेन करना, एक्सपोर्ट से जो फॉरेन एक्सचेंज आता है उसको मेंटेन करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, लिक्विडिटी बनाए रखना इकोनॉमी में, जीडीपी। ठीक है, तो इट्स अ वेरी क्वाइट डिफिकल्ट जॉब फॉर आरबीआई टू मेंटेन, प्लस फॉरेक्स भी मेंटेन करना है। देखिए यहाँ दूसरा भाग देखे जो फॉरेक्स का है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का है। आज भारत की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑल टाइम हाई चल रही है। ठीक है, और ऐसा माहौल में यहाँ हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके तहत आरबीआई जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जमा करती है। देखिए सबसे प्रथम है फॉरेन करेंसी एसेट यानी कि एफसी है। बॉन्ड और वगैरह चीजें होती है जिनसे भारतीय सरकार पैसा लेती है। ठीक है, तो वो होता है फॉरेन करेंसी एसेट। दूसरा होता है गोल्ड। तीसरा है रिजर्व ट्रांसपोजिशन जिसे आरटीपी कहते हैं। फिर उसके बाद एक एसडीआर होता है। ठीक है, तो ये सारे टूल्स है और यूपीएससी जो है वो यहाँ से प्रश्न पूछ सकती है कि इनमें से कौन सा टूल, फॉरेन एक्सचेंज के संदर्भ में इनमें से कौन सा टूल सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा मात्रा में हम लोग किस फॉर्म में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रखते हैं। तो उसका जवाब है यही क्रोनोलॉजिकल मैनर में, इट इज फर्स्ट, इट इज सेकंड, रिजर्व ट्रांसपोजिशन जो है वो थर्ड है और एसडीआर जो है वो फोर्थ है। दिस इज द रैंकिंग इन विच वी आर एक्चुअली रिजर्विंग अवर फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण बिंदु है। आज की फैक्ट फाइल देखें भारत के संदर्भ में, तो आज भारत विश्व के देशों में 5वां सबसे बड़ा देश है जिनके पास सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है। भारत के पहले 4 ऐसे देश है जिनके पास भारत से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज है। आज भारत के फॉरेन एक्सचेंज है यूएस डॉलर 586 बिलियन, 586 बिलियन यूएस डॉलर भारत का रिजर्व है, जो कि अपने आप में 18 मंथ्स कवर है। भारत आज से अगर एक्सचेंज जो है रिजर्व लेना बंद कर दे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या फॉरेक्स रिजर्व, तो 18 महीने तक भारत अपनी चीज वस्तुओं का इंपोर्ट कर सकता है आसानी से, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जो 4 देश है हमारे आगे सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, उसमें सबसे प्रथम चाइना, फिर उसके बाद जापान है, फिर उसके बाद स्विट्जरलैंड है, फिर उसके बाद रशिया है और बाद में 5th वन इज इंडिया। तो वी आर 5th इन दिस पर्टिकुलर रैंकिंग। तो ये बात रही फॉरेन एक्सचेंज की एंड कोविड की। कोविड की वजह से ये सारी परिस्थितियां उत्पन्न हुई, वरना फिजिकल स्टिमुलस ही नहीं मिलता, यहाँ डॉलर्स एक्सेस आते ही नहीं, आरबीआई के सामने 2 ऑप्शन खड़े होते ही नहीं। इट इज सिंपल। उसके बाद देखें तो अब तीसरा जो मुख्य मुद्दा देखना है इस चैप्टर का, जो है एक्सटर्नल डेट। देखिए एक्सटर्नल डेट क्या होती है, जो बाह्य जो ऋण होता है। ठीक है, इसका सोर्स जो है वो बाहर होता है। भारत की भौगोलिक सीमाओं के बाहर से अगर आप पैसे ले आओगे आपकी सरकार, तो वो एक्सटर्नल डेट कैलकुलेट की जाएगी। साफ साफ लिखा है, देखिए, रिफर्स टू मनी बोरोड फ्रॉम ए सोर्स आउटसाइड द इंडिया। जहां से पैसे लिए हैं वो सोर्स भारत से बाहर होना चाहिए। 3 प्रकार से हम लोग यहाँ डेट जनरेट कर सकते हैं। सबसे प्रथम फॉरेन कॉमर्शियल बैंक्स, दूसरा है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड तीसरा है गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, तो ये 3 बिंदु है जिसके तहत हम लोग या हमारी सरकार एक्सटर्नल डेट जनरेट क्रिएट कर सकती है। आगे देखें तो देखिए अब यहाँ रिलेशनशिप भी जो है इकोनॉमिक सर्वे में एक बहुत ही ये अहम टॉपिक है। रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट करने का प्रयास किया गया है कि कैसी रिलेशनशिप एक्सटर्नल डेट की होती है हमारे देश के जीडीपी के साथ। ठीक है, क्या ऐसा कह सकते हैं कि ज़्यादा हम लोग एक्सटर्नल डेट लेंगे तो हमारी जीडीपी ज़्यादा बढ़ जाएगी? तो जो गरीब देश है वो तो एक्सटर्नल डेट लेंगे ही तो उनकी जीडीपी बढ़ेगी ही, मगर यहाँ ऐसा नहीं होता, जो एक लाफेर कर्व नामक डायग्राम से हमें दिखाया गया है। देखिए लाफेर कर्व आमतौर पर हमें टैक्सेशन में देखने को मिलता है। क्या होता है कि एक पॉइंट तक अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट्स को इंक्रीज करे तो रेवेन्यू में उनको इजाफा देखने को मिलेगा, मगर आफ्टर वन पॉइंट इफ गवर्नमेंट
continue to increase tax rates, then the revenue starts falling. तो ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट है, उसके बियॉन्ड उसकी नकारात्मक असर होगी। तो यहाँ भी यही रिलेशनशिप जो है वो एस्टेब्लिश होती है बिटवीन एक्सटर्नल डेट एंड जीडीपी। शुरुआती समय में जितनी एक्सटर्नल डेट आप ज़्यादा लेंगे आपका जीडीपी बढ़ेगा, मगर अप टू वन पॉइंट। बियॉन्ड दैट अगर आप आपकी डेट जो है वो बढ़ाना चाहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, तो आपका जो जीडीपी है वो धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। अपने आप में नकारात्मक बाबत है, जो यहाँ मैंने एक प्रतीकात्मक लाफर कर्व से आपको समझाने का प्रयास किया है। देखिए यहाँ सबसे जो है प्रथम यहाँ एक्सटर्नल लोन्स ली जा रही है, तो जीडीपी भी बढ़ रहा है, मगर एक पॉइंट तक, दिस इज इन्फ्लेक्शन पॉइंट। यहाँ से ऊपर अगर जो एक्सटर्नल लोन्स है वो ली जाएगी तो यहाँ से हमें गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, अप टू वन पॉइंट इट इज इंक्रीजिंग, बट आफ्टर दैट, बियॉन्ड दैट पॉइंट, इट विल हैव एडवर्स इफेक्ट, इट विल डिक्रीज अवर जीडीपी। तो यहाँ लाफर कर्व से ये एस्टेब्लिश होता है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट से बियॉन्ड एक्सटर्नल डेट अगर आप लेते हैं तो आपके इकोनॉमी को वो हानि करती है, आपको वो फायदा नहीं करती है। प्लस इंडिया की बात करें, इंडियाज रेशियो देखें एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी, तो वो 20.6 है। ठीक है, नया आंकड़ा कहता है कि वो 21.6 है, मगर मैं 2020 का आंकड़ा कहता है कि वो 20.6% थी। तो ये बात है एक्सटर्नल डेट वर्सेस जीडीपी की। देखिए यहाँ एक टेबल है हमारे सामने, जो कि हमें कुछ एक पैरामीटर्स, कुछ एक इंडिकेटर्स के तहत हमें दिखाता है कि कैसे भारत वल्नरेबल है, या वल्नरेबिलिटी जो है वो कैसे तय की जाती है। देखिए हमारी टोटल एक्सटर्नल डेट देख लीजिए, $556 बिलियन है, और वो भी यूएस। एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी हमारी 21.6 है, जो हमने जिक्र किया, दिस वन। फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म डेट है, शॉर्ट टर्म डेट रेसिडुअल मैच्योरिटी टू टोटल डेट है, रेशियो ऑफ शॉर्ट टर्म डेट टू रिजर्व है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जो यहाँ हमें हमारी एक्सटर्नल डेट कितनी है और हमारी परिस्थिति कितनी है जो हमें वाकिफ करवाती है। फिर आगे देखें तो अब इस चैप्टर का चौथा मुख्य भाग है, जो कि सरकारी कार्य, सरकारी कदम की बात करता है कि सरकार ने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए, क्या क्या व्यवस्था की। एक स्मार्ट आर्ट है हमारे सामने, जिसके तहत हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को देखेंगे। सबसे प्रथम ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, TFA। दूसरा है RODTEF, विच मीन्स रेमिशन ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। फिर उसके बाद प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, फिर उसके बाद ट्रेड रिलेटेड लॉजिस्टिक्स है, एंड आफ्टर दैट देयर इज ट्रेड इंफ्रा। तो दिस आर द क्लब्ड क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। एक एक करके देखेंगे, संक्षिप्त में देखेंगे, और बहुत ही कॉमनली जनरली चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे प्रथम ट्रेड फैसिलिटेशन यानी कि TFA 2017। इसका एम देखें, उद्देश्य, टू डिक्रीज ट्रेड बैरियर एंड इनएफिशिएंसी। टू डिक्रीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो बैरियर्स उत्पन्न होते हैं, क्रॉस बॉर्डर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट है तो बट ऑब्वियस है क्रॉस बॉर्डर ही होंगे, तो उन बैरियर्स को यहाँ कम करने की, खत्म करने की बात की गई है। दूसरा, इंडिया स्टेटस देखें तो नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन एक्शन प्लान, भारत इसके ऊपर काम कर रहा है। 2017 से 20 का खत्म भी हो गया और इसके ऊपर बात चल रही है, या इट इज़ अंडर वे, या इट इज़ प्रपोज्ड, कुछ भी कह सकते हैं। इसके तहत यूज ऑफ डिजिटल या डिजिटेक फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, डिजिटल जो आज युग है, तो इसका भरपूर फायदा उठाने की यहाँ बात की गई है नेशनल एक्शन प्लान में। ठीक है, जो फिजिकल काम होता है उसे डिजिटल करने की बात की गई है, तो टाइम रिसोर्स से जो शुरू करके सारे रिसोर्स को हम लोग बचा पाएंगे। और दूसरा है सिंगल विंडो क्लियरेंस। किसी भी एक सरकारी कचहरी से आप सारे डिपार्टमेंट्स की जो बातें हैं वो कर सकते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स के साथ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, विच इज फैसिलिटेटिंग अंडर सिंगल विंडो क्लियरेंस। ठीक है, तो ये हमारा जो है ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है, जो कि हमारे भारत के सरकार के द्वारा बनाया गया है, ताकि इंटरनेशनल ट्रेड में जो बैरियर है, इनएफिशिएंसी है, उसे कम कर सके, उसे और स्मूथ, ज़्यादा स्मूथ किया जा सके। फिर उसके बाद देखें तो जो एक्सपर्ट के साथ रिलेटेड स्कीम है, जिसे हम लोग संक्षिप्त में RODTP कहते हैं। देखिए यहाँ एक बहुत ही रोचक चीज़ हमें देखनी है। 2015 में भारतीय सरकार ने
एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम था MEIS, जिसका फुल फॉर्म होता है मर्केंडाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, जो टेंजिबल चीजें हैं उनकी जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप एक्सपोर्टर है तो आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। मगर इट वॉज चैलेंज्ड इन US, इट वॉज चैलेंज्ड बाय US इन 2018 इन WTO। ठीक है, क्यों चैलेंज हुआ? क्योंकि इस स्कीम के तहत 2 to 3% जो एक्सपोर्ट वैल्यू थी उसके 2 to 3% इंसेंटिव यहाँ एक्सपोर्टर्स को मिलता था। देखिए कैसे ये वर्क होता है। अब समझिए कि आपने कुछ एक चीज की एक्सपोर्ट करी और उसकी वैल्यू आपको मिली 100 रुपये। अब सरकार इसके ऊपर 3% या 2% यानी कि 3 रुपये, 3 रुपी जो है आपको वापस करेगी। मगर वो कैश के तौर पर वापस नहीं करेगी, आपको एक चिट्ठी मिलेगी जिसके ऊपर लिखा होगा कि आपकी जो टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू है उसके 3% यानी कि 3 रुपये आपको यह कीमत मिलती है। फिर आप इस पैसों का उपयोग करके आप कस्टम पे कर सकते हैं, आप एक्साइज पे कर सकते हैं, आप भारत के अन्य टैक्स पे कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली यह एक बहुत ही ऐसी सब्सिडी थी जो कि वर्ल्ड कंपटीशन में भारत की परिस्थिति को मजबूत बनाने वाली थी। जो बात पसंद नहीं आई USA को, USA ने यह मुद्दा उठाया WTO में 2018 में। WTO ने जांच करी और कहा कि भाई ये सब्सिडी जो है वो प्रोहिबिटेड है, या ये प्रोहिबिटेड सब्सिडी होनी चाहिए, इसका उपयोग नहीं होना चाहिए, और इसीलिए भारत को पीछे हटना पड़ा। भारत ने अपनी यह योजना बंद कर दी, वापस ले ली। फिर इसी साल जनवरी 1 यानी कि पहले ही दिन 2021 का पहले ही दिन भारत ने इस स्कीम को लॉन्च किया इसकी जगह, कि भाई ये तो WTO ने प्रोहिबिटेड घोषित कर दी, मगर इसकी जगह हम एक नई स्कीम लेकर आए हैं जो एक्सपोर्ट को ही बूस्ट करेगी, एक्सपोर्टर को ही बूस्ट करेगी। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जो ड्यूटीज है, टैक्सेस है, जो कि सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल के ऊपर लेविड होते हैं एक्सपोर्टर्स के ऊपर, उनको रिफंड किया जाएगा। जो आज दिन तक रिफंड नहीं होते थे, अब उनको रिफंड किया जाएगा, और उस रिफंड का उपयोग यहाँ जो है एक्सपोर्टर्स के द्वारा फिर से टैक्स पे करने के लिए किया जाएगा, और जो है ये रिफंड मिलेगा वो इनको कस्टम्स अकाउंट के द्वारा मिलेगा, क्योंकि जो एक्सपोर्टर्स होते हैं, इंपोर्टर्स होते हैं, उनके कस्टम अकाउंट्स होते हैं, तो इसमें ये रिफंड जमा होगा। तो इस प्रकार की स्कीम है। देखना है कि अब कोई जो इस स्कीम के ऊपर कोई किसी को आपत्ति है, किसी देश को WTO में ले जाता है या नहीं ले जाता, मगर आज ये परिस्थिति है। उसके बाद तीसरा इनिशिएटिव देखा तो वो कहता है PLI स्कीम, यानी कि प्रोडक्शन लिंकेज इंसेंटिव स्कीम। एक्सपोर्टर्स के लिए है, जितना एक्सपोर्टर्स प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे उतना उनको इंसेंटिव मिलेगा, सिंपल चीज़ है। और अगर इसका उद्देश्य देखें तो 3 मुख्य उद्देश्य है। सबसे प्रथम, भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। दूसरा, अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन फर्म्स, बाहर का जो निवेश है उसको यहाँ अट्रैक्ट करना है। बाहर की पेढ़ी होती है, जो फर्म्स होती है, उनको यहाँ एक्सपोर्ट करना है। और बैकवर्ड लिंकेजेस, देखिए ये महत्वपूर्ण है। समझिए कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ आया भारत में, ठीक है, यहां से फंड आया, अब यहां फैक्ट्री जो है वो एस्टेब्लिश भी हो गई, मगर वो रॉ मटेरियल जो है वो कहाँ से लाएगी? तो ये रॉ मटेरियल भारत की MSME देगी। जो भारत की जो MSME इंडस्ट्री है या पूरा सेक्टर है, वो इनको रॉ मटेरियल देगा, जिसे कहते हैं बैकवर्ड लिंकेज। ठीक है, तो इसकी वजह से, बैकवर्ड लिंकेज की वजह से जो हमारी MSME है उनको भी एक थ्रस्ट मिलेगा, बूस्ट मिलेगा, वे भी सर्वाइव कर पाएंगे। ये जो प्रोडक्शन लिंकेज इंसेंटिव स्कीम है, इसका लाभ उनको भी, यानी कि छोटे जो नॉन एक्सपोर्टर्स है उस PDO को भी या उस फर्म्स को भी मिलना होगा या मिलेगा। अब उसके बाद देखें तो देखिए, अंडर PLI स्कीम इकोनॉमिक सर्वे के पहले भारतीय सरकार ने कुछ सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया था। उस सेक्टर के तहत यह स्कीम दी जा रही थी, जिनमें मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, फार्मा है, मेडिकल डिवाइस है, ड्रग है, इलेक्ट्रॉनिक है। मगर इन दिस पर्टिकुलर इकोनॉमिक सर्वे दे हैव आइडेंटिफाइड 10 सेक्टर्स एज ए चैंपियंस, जिसमें केमिकल सेल बैटरी है, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट है, टेलीकॉम नेटवर्किंग, फार्मा, फूड प्रोडक्ट, सोलार, टेक्सटाइल, स्टील एक्सेट्रा। काफ़ी सारी जो है लंबी सूची है जिनको चैंपियंस का करार दिया गया, और इस सेक्टर के तहत ही PLI जो है वो आज कार्यरत है। अब उसके बाद देखें तो ट्रेड, लॉजिस्टिक
इसके जो है इस पर्टिकुलर क्षेत्र में भी भारत ने काफ़ी सारा अच्छा परफॉर्मेंस दिया। अपने वहाँ जो अपने यहाँ जो ट्रेड लॉजिस्टिक्स है उनको बढ़ाया, उनको बढ़ाने का प्रयास किया। देखिए कैसे परफॉर्मेंस मीटर, भारत का लॉजिस्टिक कैसा है, स्मूथ है, अच्छा है, ये जानने के लिए एक टूल है जिसे परफॉर्मेंस इंडेक्स मीटर या लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स मीटर कहते हैं, जो प्रति 2 वर्ष सार्वजनिक किया जाता है। 6 पैरामीटर्स हैं जिसके तहत इसकी गिनती होती है। कस्टम क्लियरेंस, इंफ्रा क्वालिटी, शिपमेंट एफिशिएंसी, लॉजिस्टिक क्वालिटी, कंसाइनमेंट ट्रैकिंग एंड टाइमलीनेस ऑफ शिपमेंट। तो ये सारी चीजें हैं जो कि अपने आप में इस इंडेक्स को बनाती है। इसके ऊपर से किसी भी राष्ट्र का प्रदर्शन तय किया जाता है। भारत का संदर्भ में देखें, भारत का ट्रेंड, तो 2014 में इट वाज 54 एंड इन 2018 इट बिकेम 44। तो हमें यहाँ एक इंक्रीज देखने को मिलता है। मगर 2016 की अगर बात करें तो अवर रैंक वॉज 35th। तो 35th रैंक से हमें यहाँ जो है 44, यानी कि ये एक प्रकार से नेगेटिव बात है, नेगेटिव ग्रोथ है, जो कि इकोनॉमिक सर्वे में 2016 को स्किप किया गया है। ठीक है, उसमें कोई उल्लेख नहीं है, मगर यहाँ ये बात कहनी ज़रूरी है। इन 2014 इट वॉज 54। फिर एक जो है एक परफॉर्मेंस अच्छा हमारा हुआ, एक हमें हमारे रैंक में जो है इंक्रीमेंट देखने को मिला, इट बिकेम 35। फिर बाद में हमारा परफॉर्मेंस बिगड़ा तो इट बिकेम 44। ठीक है, तो ये बात है ट्रेड लॉजिस्टिक्स की। उसके बाद देखें तो आखिरी है जो है इसमें इनिशिएटिव में, वो है इंफ्रा इनिशिएटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर। 2 प्रकार के हैं, जनरल इंफ्रा, डिजिटल, दोनों को देखेंगे। यहाँ मैंने आपके सामने तैयार रखा है ताकि हमारा समय जो है वो ज़्यादा बिगड़े नहीं। सबसे प्रथम जनरल इंफ्रा की बात करें, सबसे प्रथम भारतमाला परियोजना, जो आपको मालूम है इट इज़ डेडिकेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल हाईवेज, टू रिवैम्प द नेटवर्क ऑफ नेशनल हाईवे इन द कंट्री। प्लस काफ़ी सारी ऐसी छोटी छोटी योजना है जिनको क्लब करके भारतमाला परियोजना बनाया गया है। दे विल क्रिएट रोड्स फॉर स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये बता रही भारतमाला परियोजना। दूसरा सागरमाला, सागर से ही पता चलता है कि इट इज़ कनेक्टेड टू पोर्ट्स। पोर्ट्स को मॉडर्नाइज किया जाएगा, नए पोर्ट्स को बनाया जाएगा। नेशनल वाटरवे जो है हमारा, उसको भी अच्छा बनाया जाएगा। ठीक है, ताकि इंटरनल ट्रेड जो है उसमें भी हम लोग वाटरवे या जो है वाटर रूट का इस्तेमाल कर सके। फिर उसके बाद मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ऐसा पार्क बने जाएंगे जहाँ वेयर हाउस होगा, जहाँ कस्टम क्लियरेंस हो जाएगा, जहाँ फ्रेट दिया जाएगा और वहीं से डेस्टिनेशन तक गुड्स जो है वो चले जाएंगे। ठीक है, तो एक प्रकार से वन स्टॉप शॉप की बात यहाँ की गई है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक में, जो आज पूरे देश में बिखरा पड़ा है। वेयर हाउस कहीं और है, कस्टम क्लियरेंस कहीं और करना है, फ्रेट कहीं और देना है, और अपनी चीज़ें जो है वो बाहर भिजवाने के लिए कहीं और से सामान जो है पूरे ट्रक में लगाना है। तो ये सारी चीज़ें बिखरी पड़ी है, जो एक करने की बात है। उसके बाद डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, लंबे रूट्स के फ्रेट कॉरिडोर मात्र और मात्र चीज वस्तुओं के आमन गमन के लिए ही यहाँ जो है एक प्रकार से सुविधा जो है खड़ी करने की बात है, या एक सुविधा स्थापित करने की बात है। तो ये बात रही जनरल इंफ्रा की। ऑन द अदर साइड डिजिटल की बात करें तो 2 चीज़ें हैं। सबसे प्रथम रियल टाइम ट्रैकिंग, यानी कि सरकार जो है वो रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकती है, ट्रैकिंग कर सकती है, कहाँ हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, कहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पुराना हो गया है, मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है। रियल टाइम मॉनिटरिंग ट्रैकिंग, लॉजिस्टिक प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग टूल, इट इज़ अ रियल टाइम ट्रैकिंग पोर्टल। और आईलॉग, ये महत्वपूर्ण है। देखिए आज काफ़ी सारी योजना है सरकार की अलग अलग क्षेत्रों की, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की ही, जो कि बिखरी पड़ी है। तो उनको इंटीग्रेट करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म चाहिए, वहाँ वे इंटीग्रेट करेंगे। तो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत, आईलॉग के तहत, सारी इंफ्रास्ट्रक्चरल योजना जो है वो हमें यहाँ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी। सरकार यहाँ से इनको एफिशिएंटली मॉनिटर कर सकती है, मैनेज कर सकती है। तो ये बात रही यहाँ इंटीग्रेटेड डिजिटल पोर्टल फॉर सेक्टोरल स्कीम्स फॉर ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये बात रही डिजिटल टेक इंफ्रा एंड जनरल इंफ्रा की। ठीक है, जो कि हमारा आखिरी मुद्दा था इनिशिएटिव्स का। अब देखें तो हमें इंडियाज एंगेजमेंट WTO देखना है, जो आखिरी मुद्दा है, बहुत ही संक्षिप्त है। देखिए आज WTO जो है, जैसे हमें मालूम है कि भारत उसका फाउंडिंग मेंबर है सिंस 1995। ठीक है, मगर आज जो उसका जो एपेलेट जुरिस्डिक्शन है, एपेलेट जुरिस्डिक्शन,
यह थोड़ा अब आउटडेटेड हो गया है, इसको मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। मगर विश्व का जो कोर्स है वो कुछ अलग दिशा में जा रहा है। कुछ देशों का गुट इकट्ठा हो गया है और उन लोगों ने एक पैरेलल एपिलेट जो मैकेनिज्म है उसकी स्थापना कर दी है, जिनमें यूरोपियन यूनियन है या जो है काफ़ी सारे देश है, ब्राज़ील जैसे, ठीक है, जो अपने आप को पैरेलल अपील या पैरेलल जो अपीलेट जुरिस्डिक्शन है उसके साथ रखते हैं। मगर भारत वो पैरेलल के साथ जाना नहीं चाहता। भारत यही कहता है कि जो आउटडेटेड हो गया है, जो क्षतिपूर्ण है, उसे क्षति रहित किया जाए, जो आउटडेटेड है उसे आधुनिक किया जाए। पैरेलल यहाँ कोई मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है। तो वो भारत का अडग स्टैंड है, वो भारत का WTO को एक सपोर्ट है। तो यही चीज़ें हैं जो कि आज हमें देखनी थी हमारे इस एक्सटर्नल सेक्टर में। बहुत ही सविस्तर हमने देखा। आई होप यू अंडरस्टैंड द एंटायर टॉपिक। प्लस आप इसका जो है बहुत ही, अगर आप इसका उपयोग करना चाहते हैं इस लेक्चर्स का, तो मुझे लगता है कि आपको पहले बेसिक समझना पड़ेगा इकोनॉमिक्स का, जो कि 11-12 लेवल का है। फिर उसके बाद आप यहाँ इस इकोनॉमिक सर्वे को देख सकते हैं, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आपके परीक्षा के लिए भी ये बहुत ही उत्तम जो है कंटेंट है। सो हम लोग मिलेंगे इकोनॉमिक सर्वे के 14th लेक्चर में 4th चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड UPSC। अपने फ्रेंड्स को भी ग्रोथ मोड UPSC देखने के लिए मोटिवेट करें। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारी टीम की जो मेहनत है वो आप तक पहुँचे और उस मेहनत से आपको भी फ़ायदा हो आपकी परीक्षाओं में। सो टिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे वॉचिंग ग्रोथ मोड UPSC। जय हिंद।